हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है बेसिकली हमारा जो सीरीज चल रहा है म्यूनसिपैलिटीज, उसका ये 4th पार्ट है। और आज की इस पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं ये 3 टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है म्यूनसिपल पर्सनल, म्यूनसिपल रेवेन्यू और जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो सबसे पहले जो टॉपिक है म्यूनसिपल पर्सनल, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कितने टाइप्स ऑफ म्यूनसिपल पर्सनल सिस्टम्स प्रिवेल करते हैं हमारी कंट्री में। साथ ही साथ दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे जो डिफरेंट सोर्सेस की कौन कौन से सोर्सेस से जो है हमारे म्यूनसिपैलिटीज को रेवेन्यूज जनरेट होते हैं या फिर उनके जो फंडिंग्स होते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो एंड में है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, उनके कुछ फंक्शंस के बारे में, वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी सेशन। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम अबाउट म्यूनसिपल पर्सनल। ओके, म्यूनसिपल पर्सनल के ऊपर नजर डालेंगे क्या है ये। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपल पर्सनल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो है हमारे कंट्री में 3 तरह के म्यूनसिपल पर्सनल सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, द पर्सनल वर्किंग इन अर्बन गवर्नमेंट्स में बिलोंग टू एनी वन और ऑल द 3 टाइप्स। तो अगर कोई अर्बन गवर्नमेंट की बात हम कंसीडर करते हैं तो जो म्यूनसिपल पर्सनल वहां पे काम कर रहे हैं वो आइदर ऑफ द 3 को बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और जो तीसरा सिस्टम है, 3 तरह के सिस्टम है, उनमें से किसी एक को बिलोंग कर सकते हैं, किसी 2 को, या फिर all of this। ओके, तो दे में बिलोंग टू एनी वन और ऑल ऑफ द 3 टाइप्स जो भी होंगे हमारे म्यूनसिपल पर्सनल। तो कौन कौन से हम वो टाइप्स देखेंगे। पहला देखिए सेपरेट पर्सनल सिस्टम। तो ये एक सिस्टम है, पहला सिस्टम सेपरेट पर्सनल सिस्टम। जैसे कि नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि ये सेपरेट होता है, अलग होता है, बाकी बॉडीज के रिलेटेड ये ऑटोनोमस होता है। देखिए, अंडर दिस सिस्टम ईच लोकल बॉडी अपॉइंट्स, एडमिनिस्ट्रेट्स एंड कंट्रोल इट्स ओन पर्सनल। यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो लोकल बॉडीज होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, वो खुद ही अपॉइंट करते हैं, खुद ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं अपने खुद के पर्सनल्स को। ओके, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर लोकल बॉडीज। तो ये जो सेपरेट पर्सनल सिस्टम में जो भी म्यूनसिपल पर्सनल्स होंगे वो अदर कोई लोकल बॉडीज को ट्रांसफरेबल नहीं है, बिकॉज ये जो है सेपरेट है, अलग है, और खुद का जो मैटर्स हैं, खुद के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही कंट्रोल करते हैं। तो किसी और लोकल बॉडीज में ये ट्रांसफर नहीं हो सकते सेपरेट पर्सन सिस्टम की म्यूनसिपल पर्सनल्स। ओके, इट इज मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट सिस्टम। ये तो ज्यादातर हमें हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं ये सिस्टम, सेपरेट पर्सन सिस्टम। और दिस सिस्टम अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी एंड प्रमोट्स अनडिवाइडेड लॉयल्टी। तो ये तो देखिए, अगर ये एक जो पॉइंट किस बेसिस पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए जो लोकल ऑटोनॉमी यानी कि जैसे खुद ही अपॉइंट होते हैं, खुद ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं सारे अफेयर्स, तो इसी तरीके से एक ऑटोनॉमी रहता है। ओके, अपने रीजन का, अपने लोकेलिटी का। साथ ही साथ जो है अनडिवाइडेड लॉयल्टी रहता है इनके पास, यानी कि अगर ये इनके पास जो स्कोप है ट्रांसफर होने का अदर लोकल बॉडीज के केस के लिए, तो ट्रांसफर वो जो स्कोप खत्म हो जाता है, यानी कि दे आर नॉन ट्रांसफरेबल। तो इसीलिए क्या होता है कि इनका जो लॉयल्टी होता है पूरी तरीके से उसी रीजन पे, अपना जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फोकस रहता है। ओके, तो ये इनका जो लॉयल्टी वो डिवाइड नहीं होता। अगर ट्रांसफर होने का कोई चांस रहता तो इनका लॉयल्टी चेंज भी हो सकता था। ओके, तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज सेपरेट पर्सनल सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दूसरा जो टाइप का म्यूनसिपल पर्सनल सिस्टम है हमारे कंट्री में, वो है यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। तो यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में क्या होता है देखते हैं। इन दिस सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स, एडमिनिस्ट्रेट्स एंड कंट्रोल द म्यूनसिपल पर्सनल। तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर्स आप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, म्यूनसिपल पर्सनल से रिलेटेड, वो स्टेट गवर्नमेंट हमारे देखेंगे। लेकिन इसमें जो है वो जो लोकल बॉडी है वो खुद ही सारे काम करते हैं। ओके, तो ये है बेसिक डिफरेंस। और जैसे कि आपको पता है जब भी स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है तो इन दैट केस वो ट्रांसफरेबल होंगे, एक लोकल बॉडीज से डिफरेंट और एक लोकल बॉडीज को ट्रांसफर भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा स्टेट के अंदर जो डिफरेंट भी जितने भी आपके लोकल बॉडीज होंगे वो सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा है। तो वो चाहे तो किसी और लोकल बॉडी या फिर कोई कहीं और भी ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्टेट वाइड सर्विसेज जो बनाए जाते हैं, यानी जिसे हम कैडर्स कहते हैं, ये कैडर्स बनाए जाते हैं इस केस में। ओके, सो यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में आपको कैडर्स देखने को मिलेंगे एंड दे आर क्रिएटेड फॉर द अर्बन बॉडीज इन द स्टेट। हर जितने भी अर्बन बॉडीज होंगे स्टेट में उनके लिए बनाए जाएंगे एंड दे आर ट्रांसफरेबल बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट। तो स्टेट के अंदर आपको ये जो डिफरेंट कैडेट्स हैं उसमें आपको ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ये हमारे म्यूनसिपल पर्सनल। ओके, दिस सिस्टम इज प्रिवेलेंट। ये जो सिस्टम यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम ये कहाँ कौन कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन। तो इस तरीके के जो स्टेट्स हैं हमारे, ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें कि आपको यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम को इंप्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे तीसरा जो सिस्टम है वो है हमारे इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। ओके, तीसरा टाइप ऑफ जो म्यूनसिपल पर्सनल है वो है इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। इसमें क्या होता है देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ द लोकल बॉडीज फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम सर्विस। यानी कि इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है और साथ ही साथ आपके लोकल बॉडीज का भी रोल है, यानी कि ये दोनों कंबाइनली काम करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड तरीके से ओके मिलकर काम करते हैं। तो इसी वजह से इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम भी कहा जाता है। सो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ लोकल बॉडीज फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम सर्विस, एक ही काम करते हैं दोनों मिलके।
ओके। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि द म्युनिसिपल पर्सनल्स आर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट सर्विस। तो इसमें ये भी आप बोल सकते हैं कि जो म्युनिसिपल पर्सनल्स होते हैं वो स्टेट सर्विस के भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन यूनिफाइड में जो है पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट और जो सेपरेट है उसमें पर्टिकुलरली लोकल बॉडीज ही उनका रोल रहता है। ओके, तो इसमें जो है दोनों मिलके इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। दे आर ट्रांसफरेबल नॉट ओनली बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट्स बट ऑल्सो बिटवीन लोकल बॉडीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से क्या है कि ये जो ट्रांसफर का जो सिस्टम है, ओके, तो ये विद इन लोकल बॉडीज भी ट्रांसफर हो सकते हैं, एक लोकल बॉडी से दूसरे लोकल बॉडी, फिर तीसरे लोकल बॉडी से ऐसे, और साथ ही साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे भी इनका ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज इसमें दोनों का रोल है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना हाथ आ रहा है, यानी कि रोल आ रहा है। तो इस केस में हम क्या डिफरेंस देखें कि जो ट्रांसफर्स के केस में लोकल बॉडीज में भी ट्रांसफर हो सकते हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे स्टेट में, उसमें भी ये ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। ओके, Thus there is no distinction between local civil service and state civil service। तो ये जो इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें आपको लोकल सिविल सर्विस और जो स्टेट सिविल सर्विस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, ओके, कंबाइंड है। तो ये देखिए कौन कौन से स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन ओडिशा, बिहार, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा एंड अदर्स। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कि आपको इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम देखने को मिलते हैं। ओके, ओडिशा, बिहार, कर्नाटका, पंजाब, ये 3-4 स्टेट्स आप बिल्कुल याद रखना चाहिए। ओके, आगे देखेंगे म्युनिसिपल रेवेन्यू की बात करते हैं कि जो फंडिंग होता है, पैसा होता है, मनी होता है, म्युनिसिपैलिटी के पास कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे कि मेनली ये अपना इनकम करते हैं। देखिए देयर आर 5 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज या फिर म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं तो इनके जो है 5 सोर्सेस हैं, 5 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। कौन कौन से वो 5 हैं देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये 3 देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स के थ्रू इनका पहला इनकम होता है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। ओके, सो द रेवेन्यू फ्रॉम द लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस से जो भी कलेक्शन किया जाता है, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी टैक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन एनिमल्स, लाइटिंग टैक्स, पिलग्रिम टैक्स, मार्केट टैक्स, टोल ऑन न्यू ब्रिजेस, ऑक्ट्रॉय एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंट टैक्सेस हैं, जो भी डिफरेंट फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, उसके ऊपर जो टैक्सेस लेते हैं, मार्केट्स हो गया आपका, वाटर टैक्स, पिलग्रिम टैक्स, लाइटिंग से रिलेटेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड टैक्स। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो भी आपको सिविलियंस को जो भी फैसिलिटीज मिलते हैं उसके ऊपर भी ये टैक्स लगा सकते हैं, और जो टैक्स कलेक्ट होता है वो इनके फंडिंग में काम आता है, यानी कि इनका एक सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स रेवेन्यू से। ओके, इन एडिशन इसके साथ ये क्या कर सकते हैं, तो म्युनिसिपल बॉडीज इम्पोजेस वेरियस सेसेस। ओके, सेस भी ये कलेक्ट करते हैं। सेस क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर या फिर कोई पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अगर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, ओके, कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो उसे हम सेस कहते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी सेस, ओके, एजुकेशन सेस, बेगर सेस, ये कुछ सेस भी कलेक्शन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस। ओके, तो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी टैक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्स रेवेन्यू। अगर हम देखें ये जो भी इतने अभी हमने टैक्सेस रेवेन्यू के अंदर देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, उसमें जो है आपकी प्रॉपर्टी टैक्स होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आता है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रहता है हमारे म्युनिसिपल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो। ओके, तो प्रॉपर्टी टैक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तो ये तो हो गया टैक्स से रिलेटेड मैटर। नॉन टैक्स में क्या क्या आते हैं आपके देखिए, दिस सोर्स इंक्लूड रेंट ऑन म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज। अगर म्युनिसिपलिटी का कोई प्रॉपर्टीज है उसे ये रेंट पे दिए हैं, ओके, और उसमें से जो भी रेंट आ रहा है वो इसके नॉन टैक्स रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ कोई फीस है, कोई फाइन, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, यूजर चार्जेस, मिसलेनियस रिसिप्ट। ओके, तो ये कुछ अदर सोर्सेस हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज जहाँ से कि म्युनिसिपैलिटीज को अपना फंडिंग होता है या फिर पैसा आता है। ओके, तो यूजर चार्जेस, तो इसमें आपने अभी भी देखा जैसे कि एक यूजर चार्जेस पे आता है। तो यूजर चार्जेस होता क्या है बेसिकली, यूजर चार्जेस दैट इज पेमेंट फॉर पब्लिक यूटिलिटीज। जो पब्लिक यूज करेंगे अपनी यूटिलिटीज उसके ऊपर उन्हें कुछ चार्ज देना पड़ता है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं यूजर चार्जेस। लाइक योर वाटर चार्जेस हो गया, सैनिटेशन चार्जेस, सीवरेज चार्जेस एंड सो ऑन। तो ये कुछ चार्ज पब्लिक से वो वसूल करते हैं और इसी वजह से इनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तीसरा जो टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है वो है ग्रांट्स। तो ग्रांट्स कहाँ से, इधर आपको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आपको मिलेंगे फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। ओके, तो इसी तरीके से भी इनके पास मनी आता है। सो दे इंक्लूड वेरियस ग्रांट्स गिवन टू द म्युनिसिपल बॉडीज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेवरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, अर्बन रिफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स एंड सो ऑन। तो अलग अलग स्कीम्स के नाम पे आपको फंडिंग मिलता है बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स कुछ और दो पॉइंट्स हैं, डिवोल्यूशन एंड लोन्स। ओके, ये भी और दो सोर्सेज ऑफ इनकम है ऑफ द म्युनिसिपैलिटी।
तो डिवोल्यूशन की अगर हम बात करें, दिस कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना फंड्स कुछ ट्रांसफर करेगी इनको, ओके, जो लोकल अर्बन बॉडीज है इनको देगी फॉर देयर डेवलपमेंट, उसे हम कहते हैं डिवोल्यूशन। दिस डिवोल्यूशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये जो डिवोल्यूशन की जाएगी या फिर मनी अलॉट की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जिस हिसाब से वो सेट करेंगे, जिस हिसाब से वो बोलेंगे, उस हिसाब से उनको पैसा एलोकेट किया जाएगा टू द म्युनिसिपैलिटीज, ओके, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लोन्स, लास्ट जो हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है लोन्स, यानी कि हमारे जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो लोन्स लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो द अर्बन लोकल बॉडीज रेज लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट से भी लोन ले सकती हैं, एज वेल एज और किससे लेंगे, अगर कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपके बैंक्स हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी ये लोन्स लेके अपना डेवलपमेंटल वर्क कर सकते हैं, ओके। और बॉडीज विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अगर ये लोन ले रहे हैं तो इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ये बिल्कुल भी लोन विड्रॉ नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते, ओके। तो ये थे 5 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, ओके। तो इस तरीके से हमारे म्युनिसिपैलिटी के रेवेन्यू जनरेट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओके। देखते हैं, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज सेटअप इन 1954। ये जो है आपको 1954 में सेटअप हुआ था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंटर में है वहाँ पे भी एक काउंसिल बनाया गया है पर्टिकुलरली टू डील विद द मैटर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ओके। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आता है आपके आर्टिकल 263 के अंडर, और ये जो है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तौर पे इसे बनाया गया था, ओके, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये भी जरूरी है जानना। नेक्स्ट, ओरिजिनली इट वाज नोन एज द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पहले जब ये बनाया गया था इसका नाम था सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि सेल्फ वर्ड हटाया गया था, ओके। तो देखिए, however the term self government was found to be superfluous। तो ये जो टर्म था सेल्फ गवर्नमेंट, इसे सुपरफ्लुअस माना गया था, इतना एम्फसाइजिंग नहीं था, ओके, इतना सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से क्या है, एंड हेंस वाज रिप्लेस्ड बाय द टर्म गवर्नमेंट इन 1980s। तो 1980s के टाइम पे ये जो सेल्फ गवर्नमेंट को हटा के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर दिया गया, यानी कि ये अभी ये नया नाम हो गया सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ओके। सेल्फ वर्ड को हटा दिया गया बिल्कुल इन द 1980s, ओके। नेक्स्ट, टिल 1958 इट डील्ड विद द बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल गवर्नमेंट्स। तो ये जो बॉडी कंस्टिट्यूट की गई थी 1954 में, वो 1958 तक, यानी कि 4 साल तक दोनों जो लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर डील कर रही थी, यानी कि रूरल एज वेल एज अर्बन, ओके। रूरल गवर्नमेंट्स के ऊपर मैटर से भी ये डील करती थी और साथ ही साथ अर्बन के मैटर में भी डील करती थी। लेकिन 1958 के बाद इट हैज बीन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली। तो 1958 से ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मैटर्स से ही डील करते आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट जो है द काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी। तो ये जो काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट जो हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, ओके, सिर्फ एडवाइस देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम द अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। तो इसमें जो है इसके जो मेंबर्स कौन होते हैं, पहले तो है आपके मिनिस्टर्स अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से होते हैं, ओके, सेंट्रल के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से होते हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स रहते हैं। साथ ही साथ जो है मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रहते हैं हमारे स्टेट से, उस पर्टिकुलर स्टेट के भी जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो इसके मेंबर रहते हैं, ओके। और ये जो है एक एडवाइजरी कमेटी ही या फिर कहें एडवाइजरी बॉडी ही है, बिल्कुल, ओके। आगे देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं हमारे, ओके। तो एक और पॉइंट आप उससे पहले देख लीजिए, द यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं दे एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो ये जो मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट के जो सेंट्रल के यूनियन के जो मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें। देखते हैं फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले जो फंक्शंस है आप देख सकते हैं, कंसिडरिंग एंड रिकमेंडिंग द पॉलिसी मैटर्स। तो जो भी मैटर पॉलिसीज बनाए जाएंगे बाय द अर्बन बॉडीज, ओके, उनको जो पॉलिसीज को कंसिडर करेंगे, ओके, स्क्रूटिनाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशंस भेजेंगे, ओके। कुछ चेंजेस करना हो, कुछ प्रोविजंस रिकमेंड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उसे स्क्रूटिनाइज करेंगे, चेक करेंगे, ओके। तो जो पॉलिसीज को स्क्रूटिनाइज करने का, कंसिडर करने का जो काम है वो इस काउंसिल का होता है। मेकिंग प्रपोजल्स और रजिस्ट्रेशन, तो ये डिफरेंट प्रपोजल्स बना सकते हैं फॉर द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। साथ ही साथ ये डिफरेंट लॉज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेजिस्लेशंस भी बना सकते हैं। एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यानी कि किस तरीके से एक अच्छा कोऑपरेशन बना रहे सेंटर और स्टेट के बीच में थ्रू दिस बॉडीज। तो ये भी इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, इसे भी एग्जामिन करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट ड्राइंग अप ए कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एक कॉमन प्रोग्राम से कुछ सेटअप किया जाए, कुछ ऐसे स्कीम्स लाया जाए जो कि पर्टिकुलर कोई काम हो रहा है तो उसमें कॉमनली स्टेट और सेंटर दोनों केस में कुछ मतलब म्यूचुअल बेनिफिट होकर काम हो सके। ओके, सो ड्राइंग अप ए कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कोई कॉमन प्रोग्राम करके उसी के ऊपर एक्शन लेना का जो काम है वो काउंसिल का होता है। रिकमेंडिंग सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस, तो फाइनेंशियली अगर कोई असिस्टेंस दिया जाता है सेंटर की तरफ से तो उसके रिलेटेड भी ये रिकमेंडेशंस देंगे, यानी कि इतने फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। ओके, उससे ये रिकमेंड करेंगे, सिर्फ एडवाइस देंगे। ओके, नेक्स्ट रिव्यूइंग द वर्क डन बाय द लोकल बॉडीज विद सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस, यानी कि जब भी सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट दिया जाता है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट हेल्प दिया जाता है म्यूनसिपैलिटीज को, और जिस पर्पज के लिए दिया गया है, जिस काम के लिए दिया गया है, जिस स्कीम के अकॉर्डिंग दिया गया है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो वो वर्क को रिव्यू करने का काम भी इसी काउंसिल का होता है। दैट इज रिव्यूइंग द वर्क डन बाय द लोकल बॉडीज विद द सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट, तो असिस्टेंस मिला है उसके अकॉर्डिंग आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसे भी रिव्यू करते हैं हमारे काउंसिल। तो ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ द काउंसिल फॉर द अर्बन बॉडीज और लोकल गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं। ओके, तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।